सोचिए, एक तरफ वो कंपनी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी बनाती है और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा स्नैक जो करोड़ों दिलों पर राज करता है। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम भारत के दो ऐसे ही साम्राज्यों की कहानी में उतरेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, लेकिन जिनकी कामयाबी का फॉर्मूला वो एक ही है। तो ये हैं हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ अशोक लेलैंड, देश की रगों में दौड़ते ट्रक, और दूसरी तरफ बालाजी वेफर्स, हर घर की पसंद। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई एक ट्रक बनाने वाली कंपनी और एक चिप्स का पैकेट बनाने वाली कंपनी एक ही रास्ते पर चलकर इतने बड़े एम्पायर कैसे खड़ा कर सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग सपनों से। सपने दो थे पर देश एक ही था। अब इनके फाउंडर्स को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ थे रघुनंदन सरन, एक देशभक्त, एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने नेहरू जी की मेक इन इंडिया की बात को दिल पर ले लिया और 1948 में शुरू की अशोक मोटर्स। मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरी तरफ चंदूभाई वीरानी, एक किसान के बेटे जिनके गांव में सूखा पड़ गया था और वो शहर आ गए थे बस जिंदा रहने के लिए। उन्होंने एक सिनेमा की कैंटीन में स्नैक्स बेचना शुरू किया। देखिए, एक का मिशन था देश बनाना और दूसरे का मिशन था बस अपना पेट पालना। लेकिन देखिए, सपने चाहे कितने भी बड़े हों, मुश्किलें तो आती ही हैं। और इन दोनों के लिए शुरुआती सफर वो बहुत बहुत मुश्किल था। ये थी इनकी पहली बड़ी लड़ाई। रास्ता आसान था ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक तो जेब में पैसे नहीं, ऊपर से लोग भरोसा करने को तैयार नहीं कि भाई एक इंजन ब्रांड है, क्या ही बना लेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक जैसा रखना अपने आप में एक सिरदर्द था। और मार्केट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से बैठे थे, उनसे टक्कर लेना मतलब ये लगभग नामुमकिन लगने वाली लड़ाई थी। चंदू भाई के स्ट्रगल का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो दुकानदारों के पास जाते थे तो कई तो उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। चिप्स रखने से तो साफ मना कर देते थे। मतलब उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कोई भिखारी हो। अब सोचिए, उस बेइज्जती को पीकर रोज फिर से खड़े होने के लिए कितना जिगरा चाहिए होता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां लगा कि बस अब सब खत्म, खेल खत्म होने ही वाला था। लेकिन यहीं से कहानी पलटी। यहीं पर संकट सफलता में बदला, जहां हार के मुंह से जीत छीन ली गई। अशोक लेलैंड के लिए ये संकट एक भयानक हादसे के रूप में आया। 1953 में कंपनी के फाउंडर रघुनंदन सरन की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। सोचिए, कंपनी का लीडर ही नहीं रहा, सब बिखरने की कगार पर था। लेकिन तभी सरकार और इन्वेस्टर्स आगे आए। उन्होंने 1954 में यूके की लेलैंड मोटर्स के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप फाइनल की। और जानते हैं इस पार्टनरशिप से क्या निकला? निकला कॉमेट ट्रक, एक ऐसा गेम चेंजर जो भारतीय सड़कों के लिए ही बना था। और बस इसी एक ट्रक ने कंपनी की तकदीर पलट दी। अच्छा, अगर अशोक लेलैंड की कहानी एक ट्रेजेडी थी, तो बालाजी वेफर्स की कहानी थी धोखे और हिम्मत की। हुआ ये कि उन्होंने अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक प्लांट बनाने के लिए कंपनी को हायर किया, और वो कंपनी वो तो दिवालिया हो गई और पीछे छोड़ गई कबाड़ मशीनों का एक ढेर और सिर पर 50 लाख का कर्ज। उस वक्त चंदू भाई और उनके भाइयों ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने हर मशीन का एक एक पुर्जा खोल दिया, बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ही सब कुछ सीखा, और देखते ही देखते वो सेल्फ टॉट इंजीनियर बन गए। और आखिर में उन्होंने उन पुर्जों से एक कहीं बेहतर प्लांट खुद खड़ा कर दिया। मतलब उन्होंने एक बर्बादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो मुश्किलों से तो ये दोनों निकल आए, पर अब अगला चैलेंज था मार्केट पर कब्जा करना। और इसका एक ही रूल था, कुछ नया करो वरना मार्केट से गायब हो जाओ। और इन दोनों कंपनियों ने इसी मंत्र को पकड़ा और अपने कॉम्पिटिटर्स को धूल चटा दी। बालाजी की मार्केटिंग तो देखिए एकदम जीनियस थी। उनका नारा ही सब कुछ कह देता था, कम हवा, ज्यादा वेफर्स और स्वाद जबरदस्त। ये सीधा सीधा उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लेज की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। क्योंकि हम सब जानते हैं, हर किसी की एक ही शिकायत थी कि पैकेट खोलो तो चिप्स कम और हवा ज्यादा निकलती है ना? बालाजी ने बस इसी एक बात को पकड़ लिया। उन्होंने इसी शिकायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और वादा किया कि उनके पैकेट में ग्राहकों को पैसे की पूरी कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड भी इनोवेशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने शहर की सड़कों की नब्ज को पकड़ा और मुंबई को दी उसकी आइकॉनिक पहचान, डबल डेकर बस, जिसने मुंबई की भीड़ भरी सड़कों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। फिर आया साल 1969
उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स की एक बहुत बड़ी मुश्किल को समझा और ट्रकों में ले आए पावर स्टीयरिंग। ये एक क्रांति थी। इसने हजारों किलोमीटर्स के सफर को ड्राइवर्स के लिए बहुत आसान बना दिया। और बात जब देश की आई तो उन्होंने सेना के लिए बनाया स्टैलियन ट्रक, एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद साथी जो कारगिल जैसे मुश्किल इलाकों में भी हमारे जवानों के साथ खड़ा रहा। तो इन सब के बाद जो कामयाबी मिली वो छोटी मोटी नहीं थी। अब जरा इन दोनों के बनाए एम्पायर के साइज पर नजर डालते हैं। और हाँ, यहाँ जो नंबर सामने आएंगे वो आपको चौंका सकते हैं। 90%। जी हाँ, 90%। सोचिए जरा, 2006 आते आते बालाजी वेफर्स ने सिर्फ अपने होम स्टेट गुजरात में ही पूरे वेफर मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। ये सच में अविश्वसनीय है। और अशोक लेलैंड, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं रुके, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी बन गए। और आज की तारीख में बालाजी वेफर्स का सालाना रेवेन्यू है 5,000 करोड़ रुपए। एक बार फिर याद दिला दूं, ये वो एम्पायर है जिसकी नींव एक सिनेमा की छोटी सी कैंटीन में रखी गई थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इन दोनों की कामयाबी के पीछे आखिर वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला था? चलिए उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये रहा एक इंडियन एम्पायर बनाने का ब्लूप्रिंट। सबसे पहली और जरूरी चीज, कस्टमर को समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बालाजी ने समझा कि लोगों को पैकेट में हवा नहीं, चिप्स चाहिए। दूसरा, मुश्किल वक्त में टिके रहना और उसे मौके में बदल देना, जैसे वीरानी भाइयों ने कबाड़ से सोना बना दिया। तीसरा है टेक्नोलॉजी में हिम्मत से इन्वेस्ट करना, जैसे अशोक लेलैंड ने पावर स्टीयरिंग लाके पूरे इंडस्ट्री का गेम बदल दिया। और इन सबको जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है एक कभी न डिगने वाला विजन, फिर चाहे वो विजन देश को बनाने का हो या हर घर के दिल में बस जाने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का अगला बड़ा एम्पायर कौन खड़ा करेगा? ये ब्लूप्रिंट, ये फॉर्मूला तो सबके सामने है। अब देखना ये है कि इसे इस्तेमाल कौन करता है।